जय हिंद दोस्तों, मेरे YouTube चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रेलवे ग्रुप डी का जो एग्ज़ाम डेट है वो आ चुका हुआ है और ये जो एग्ज़ाम है 17 नवंबर से स्टार्ट होने वाला है। तो अगर हम देखें आज से तो टोटल 2 महीने का समय हमारे पास मिलता है, ठीक है? उस 2 महीने में हम फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी जो है कि आपको पूरा करवा देंगे। हम साइंस का जो भी पोर्शन है रेलवे ग्रुप डी में उसको हम पूरा करवा देंगे और टारगेट से चलेंगे। जैसे हम आज बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं तो कल आपको फिजिक्स पढ़ाएंगे, फिर उसके बाद केमिस्ट्री, फिर बायोलॉजी, अल्टरनेट चलेगा, ठीक है? ताकि आप बोर भी नहीं होंगे और आपका सिलेबस भी पूरा हो जाएगा। और पढ़ाने के साथ साथ आपको प्रैक्टिस भी कराया जाएगा। ऐसा नहीं कि बिना प्रैक्टिस का जो है कि पढ़ाया जाए, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों, इस चैनल से जुड़िए और टारगेट के थ्रू अपने पूरा का पूरा कोर्स को पूरा कीजिए। इस चैनल पर आप विश्वास कीजिए और अपनी पढ़ाई को मज़ेदार बनाइए। चलिए आगे आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो बायोलॉजी को पढ़ने वाले हैं, ठीक है? बायोलॉजी का पहला चैप्टर हम पढ़ेंगे, ठीक है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। जय हिंद दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं बायोलॉजी। देख सकते हैं बायोलॉजी का पूरा कंटेंट है। और जब मैंने 2018 का जो ग्रुप डी का फॉर्म था, जो 2022 में उसका एग्ज़ाम हुआ था, तो उसमें जो बायोलॉजी के क्वेश्चन पूछे गए थे लगभग 98% 98 99% क्वेश्चन जो कि इससे मिले हुए थे, ठीक है? तो इसी से मैं आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ, बहुत ईजी तरीके से बताऊँगा। ये नहीं कि पूरा कठिन शब्द है तो उसको उसी तरह बताना है, ऐसा नहीं है, ठीक है? तो आप लोग पहले एक क्लास देखिए, उसके बाद जैसा आप लोग को डिसीजन लेना होगा तो लीजिएगा, ठीक है? कोई ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं है आप लोगों को कि इसी चैनल से आप लोग पढ़िए, ठीक है? तो आइए हम लोग देख लेते हैं जीव विज्ञान का एक परिचय, ठीक है? जीव विज्ञान का अर्थ जीव विज्ञान का अर्थ यह एक ग्रीक भाषा का शब्द है। मेरे भाई, जो जीव विज्ञान है वो ग्रीक भाषा का शब्द है। जीव विज्ञान को अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं, इंग्लिश में बायोलॉजी कहते हैं, यानी बायो प्लस लॉजी। बायो का मतलब होता है मेरे भाई सभी सजीव, बायो का मतलब होता है सभी सजीव, और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना, टू स्टडी। तो बायो का मतलब होता है सभी सजीव, ठीक है? और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन करना। तो बायोलॉजी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको। जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था? तो लैमार्क और ट्रेवेनियस नामक वैज्ञानिक ने दिया था, सन 1802 में दिया था। मेरे भाई, डायरेक्ट पूछेगा एग्जाम में कि जीव विज्ञान शब्द किसने दिया था, तो आप बोलेंगे लैमार्क और ट्रेवेनियस नामक वैज्ञानिकों ने दिया था। कब? 1802 में। अगला क्या है कि जीव विज्ञान का पिता, तो जीव विज्ञान के पिता जो हैं आपके कौन है? अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु हैं। अगला क्या है? जीव विज्ञान की शाखाएं, तो जीव विज्ञान की जो शाखाएं हैं मुख्य रूप से 4 शाखाएं हैं। कौन कौन? तो पहला जंतु विज्ञान, दूसरा वनस्पति विज्ञान, तीसरा सूक्ष्म विज्ञान और उसके बाद अनुवांशिकी है, ठीक है? अब जंतु विज्ञान जो पहला, इसका मतलब होता क्या है मेरे भाई? तो जंतु विज्ञान में जंतुओं और मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है, ठीक है? जंतु और मनुष्यों का अध्ययन किया जाता है। वनस्पति विज्ञान में पादपों का अध्ययन किया जाता है, यानी पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है। और सूक्ष्म विज्ञान में रोगाणुओं यानी बैक्टीरिया का अध्ययन किया जाता है। और अनुवांशिकी में क्या होता है? अनुवांशिकी में जीनों का अध्ययन किया जाता है। किसका? जीनों का, ठीक है? जीन्स का अध्ययन किया जाता है। वंशागति के बारे में पढ़ा जाता है कि किसी का आँख नीली है, किसी की भूरी है, किसी की मतलब काली है, इस तरह का जो उसमें होगा उसको हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है? तो जीव विज्ञान की जो शाखाएं मुख्य रूप से वो कौन कौन है? जंतु विज्ञान यानी जूलॉजी, वनस्पति विज्ञान यानी कि बॉटनी, सूक्ष्म विज्ञान यानी माइक्रो साइंस, और उसके बाद जो है कि आपकी अनुवांशिकी यानी कि जेनेटिक्स, ठीक है? तो इतना सारा आप लोग को समझ में आ गया, ठीक है? अब आइए हम लोग देख लेते हैं यहाँ पर कि जो जूलॉजी है, ठीक है? तो पूछेगा जूलॉजी यानी जंतु विज्ञान को कि जंतु विज्ञान के पिता कौन है? तो अरस्तु हैं। कौन है? अरस्तु, इंग्लिश में एरिस्टोटल बोलते हैं, ठीक है? अगर पूछेगा कि अरस्तु ने किताब लिखी थी, उस किताब का नाम क्या था? तो हिस्टोरी ऑफ एनिमेलिया,
हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया किसकी किताब थी? अरस्तू की। अरस्तू ने कौन सी किताब लिखी थी? तो हिस्टोरिया ऑफ एनिमेलिया लिखी थी। जंतु विज्ञान के पिता कौन थे? तो अरस्तू थे। अरस्तू कौन थे? जंतु विज्ञान के पिता थे। ठीक है। अब आइए देख लेते हैं वनस्पत विज्ञान। वनस्पत विज्ञान के अगर पिता पूछेगा तो थियोफ्रेस्टस। जंतु विज्ञान के पिता थियोफ्रेटस। थियोफ्रेस्टस की किताब कौन थी? तो हिस्टोरिया प्लांटेरम। हिस्टोरिया ऑफ प्लांटेनम। हिस्टोरिया प्लांटेनम को किसने लिखा था? तो थियोफ्रेस्टस ने लिखा था। थियोफ्रेस्टस कौन थे? तो वनस्पति विज्ञान के कौन थे? पिता थे। कौन थे? वनस्पति विज्ञान के पिता थे। ठीक है। तो इतना सारा आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब जो अगला हम स्टार्ट करने वाले हैं, अब अगला देखिए क्या स्टार्ट होने वाला है आपका कि सूक्ष्म विज्ञान क्या है। ठीक है। सूक्ष्म विज्ञान क्या है? तो सूक्ष्म विज्ञान के पिता अगर पूछेगा तो लेवेनहॉक। सूक्ष्म विज्ञान के पिता लेवेनहॉक। और लेवेनहॉक द्वारा बैक्टीरिया की खोज की गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि लेवेनहॉक ने किसकी खोज की? बैक्टीरिया की। बैक्टीरिया की खोज किसने की थी? लेवेनहॉक ने की थी। लेवेनहॉक कौन है? सूक्ष्म विज्ञान के पिता हैं। अनुवांशिकी क्या है? तो अनुवांशिकी के पिता जो है ग्रेगर मेंडल हैं। मटर वाले चचा जी, यही मटर वाले चचा जी हैं, ग्रेगर मेंडल अनुवांशिकी के पिता हैं, यानी फादर ऑफ जेनेटिक्स ग्रेगर मेंडल। वंशागति का सिद्धांत तथा लक्षणों का अध्ययन करना। उन्होंने क्या किया था? वंशागति सिद्धांत और उनके लक्षणों का अध्ययन किया था। ठीक है। तो इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं यहाँ पर सजीवों की विशेषताएं। सजीवों की विशेषताएं यानी जो भी चीज चल फिर रही है, जिस सांस ले रही है, उसमें जान है, तो उसकी विशेषता क्या होती है? ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं उनकी विशेषताएं क्या होती हैं? तो सभी सजीवों की कुछ विशेषताएं होती हैं जिनके आधार पर उन्हें सजीव की संज्ञा दी जाती है। ठीक है। संज्ञा दी जाती है। तो अब देखिए सबसे पहले उसमें एक सजीव कोशिका होनी चाहिए। ठीक है। सजीव कोशिका होनी चाहिए। ठीक है। तो देखिए कोशिका क्या है? यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। यह जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक क्या है? इकाई है। कौन? कोशिका। ठीक है। ये ट्रेलर चल रहा है, ऐसा मत समझिए कि कोशिका तुरंत स्टार्ट हो गया, ऐसा नहीं। कोशिका बहुत बड़ा चैप्टर है मेरे दोस्त और बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर बायोलॉजी में देखा जाए तो 2 चैप्टर कोशिका और उत्तक ये बेहतरीन रेलवे के लिए है। ना पता रेलवे के क्यों इन दोनों चैप्टर से प्यार हो जाता है। कोशिका से क्वेश्चन खूब उठाएगा और कभी पगला जाएगा तो उत्तक से उठाएगा। ठीक है। तो अभी स्टार्ट नहीं हुआ है, बस ट्रेलर है, ये समझिए। तो देखिए कोशिका, जब कोशिका जो आगे चल के क्या बनाती है? जाइगोट बनाती है। कोशिका आगे चल के जाइगोट बनाती है। अब ये जाइगोट आगे चल के जाइगोट का समूह बनाता है, यानी जाइगोट का ग्रुप बनाता है। ठीक है। और उसके बाद ये जाइगोट जाके आगे उत्तक बनाता है। क्या बनाता है? उत्तक बनाता है। और जब कई उत्तक मिलते हैं तो उत्तकों का समूह बनता है। और ये उत्तक जब आगे जाके बड़े होकर अंग बनाते हैं, यानी ऑर्गन बनाते हैं। अब ये ऑर्गन अलग अलग जुड़कर अंगों का समूह बनाता है और ये आगे चल के अंग तंत्र बनाता है। ठीक है। अब ये अंग तंत्र एक सजीव शरीर का निर्माण करते हैं। ठीक है। तो स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ अ सेल क्या है? ये क्या है? क्रियात्मक इकाई है। पहले कोशिका थी, कोशिका से कैसे यहाँ पर आके एक शरीर बन जाता है। तो पहले कोशिका, फिर कोशिका से जाइगोट, फिर जाइगोट का समूह, फिर उसके बाद उत्तक, फिर ऊतकों का समूह, फिर उसके बाद अंग, उसके बाद अंगों का समूह, फिर उसके बाद अंग तंत्र और उसके बाद सजीव का शरीर हो जाता है। क्या आ जाता है? सजीव का शरीर हो जाता है। ठीक है। तो ये आपका पूरा का पूरा थोड़ा सा परिचय रहा। ठीक है। अब आगे हम लोग देखते हैं कोशिका चैप्टर। पहला जो चैप्टर है कोशिका चैप्टर, उसको हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं। ठीक है। अब देखिए सबसे पहले जो एग्जाम में आने वाला है, देखिए कोशिका क्या है? यहाँ पर हमने बता दिया था कि संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है जितने भी सजीव हैं। ठीक है। अब देखिए अगर पूछेगा कि मृत कोशिका की खोज किसने की थी तो आप बताएंगे रॉबर्ट हुक। ठीक है। अगर पूछेगा जीवित कोशिका की खोज तो लीवेनहॉक। कोशिका सिद्धांत को किसने बताया था? तो स्लाइडेन और स्वान ने बताया था।
कोशिका केंद्रक के बारे में किसने बताया था? तो रॉबर्ट ब्राउन ने बताया था। कोशिका द्रव्य के बारे में किसने बताया था? तो पुरकुंजे ने बताया था। भैया रॉबर्ट हुक क्या किए थे? मृत कोशिका की खोज किए थे। लीवेनहॉक क्या किए थे? जीवित कोशिका खोज किए थे। स्लाइडेन स्वान ने क्या दिया था? तो कोशिका सिद्धांत दिया था। रॉबर्ट ब्राउन ने क्या किया था? तो कोशिका द्रव के बारे में बताया था। अब पुरकुंजे ने कोशिका जीव द्रव के बारे में बताया था। ठीक है। अगर हम देखें कि कोशिका के प्रकार, कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो यहाँ पर कोशिका होती है दो प्रकार की, एक प्रोकैरियोटिक, एक यूकैरियोटिक। एक होती है प्रोकैरियोटिक और एक होती है यूकैरियोटिक। ठीक है। अब देखिए प्रोकैरियोटिक में क्या होता है कि केंद्रक झिल्ली नहीं होता है, अनुपस्थित होता है। ठीक है। क्या होता है? अनुपस्थित होता है। ठीक है। और ये क्या होती है? प्राचीन होती है, पुरानी होती है। और वहीं अगर यूकैरियोटिक में देखा जाए तो इसमें केंद्रक झिल्ली पाई जाती है और ये अच्छी तरह से विकसित होती है, यानी वेल डेवलप्ड होती है। ठीक है। तो इसमें केंद्रक झिल्ली नहीं पाया जाता है और इसमें पाया जाता है। अब जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका वाले कौन कौन जीव होते हैं? तो आपका जीवाणु होते हैं। ठीक है। उसके बाद हरे नीले शैवाल होते हैं। उसके बाद साइनोबैक्टीरिया एक होता है, वो होता है। ठीक है। वहीं अगर यूकैरियोटिक में देखें तो कवक की कोशिका, शैवाल कोशिका, पादप कोशिका और जंतु कोशिका। तो सटाक से हमारा दिमाग यहाँ काम कर देगा कि हम प्रोकैरियोटिक नहीं है बल्कि हम यूकैरियोटिक हैं। तो आज से हम लोग बोलेंगे कि वी आर यूकैरियोटिक सेल। यू आर यूकैरियोटिक सेल, मतलब हम लोग यूकैरियोटिक से बने हुए हैं। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। ये पूरा का पूरा हमारा कोशिका है। ठीक है। कोशिका के जो बाहरी जो होता है, ठीक है, बाहरी ये हो जाता है आपका कोशिका का जो बाहरी वाली लाइन है, ये क्या करेगा? एक मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। मेम्ब्रेन होती है जो उसको सुरक्षा देती है। जो अंदर वाला पार्ट होता है इसको बोलते हैं केंद्रक। नाम से केंद्र में है तो केंद्रक हो गया। ठीक है। अब इस केंद्रक को सुरक्षा देने के लिए एक झिल्ली होती है। ठीक है। झिल्ली का मतलब समझिए कि सुरक्षा देना, तो कोशिका झिल्ली हो गई। ठीक है। ये हो गया। यहाँ पर बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ आपको हम बता दें थोड़ा थोड़ा यहाँ पर कि जीवाणु तथा शैवालों के बीच की कड़ी को हरे नीले शैवाल के रूप में जाना जाता है। जीवाणु और शैवाल के बीच जो रिलेशन होता है वो हरे नीले शैवाल के रूप में होता है। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना, एग्जाम में पूछता है। मतलब ये आपका जीवाणु हो गया और ये हो गया शैवाल हो गया। ठीक है। तो इसको दोनों के बीच में जो जोड़ता है वो हरा नीला शैवाल जोड़ता है। ठीक है। तो पहला आपको समझ में आ गया। अब देखिए जीव द्रव्य क्या होता है? प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म। जीव द्रव्य का होना सजीवों की दूसरी विशेषता है। यानी पहली तो कोशिका होनी चाहिए और कोशिका के अंदर क्या होना चाहिए? जीव द्रव्य होना चाहिए। क्या होना चाहिए? जीव द्रव्य होना चाहिए। तो जीव द्रव्य का होना सजीवों की दूसरी विशेषता है। यानी जीव द्रव्य का होना बहुत ही जरूरी है। ठीक है। अब हेक्सले नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि जीवन का भौतिक आधार क्या है? जीव द्रव्य है। जीवन का जो भौतिक आधार है क्या है? जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की खोज किसने की थी? तो पुरकुंजे ने की थी। किसने की थी? पुरकुंजे नामक वैज्ञानिक ने की थी। ठीक है। अब यहाँ पर स्ट्रक्चर समझ लीजिए। ये बीच में है तो इसको केंद्रक बोलेंगे। जो केंद्रक के बाहर है उसको केंद्रक झिल्ली बोलेंगे। और ये सफेद वाला जो हिस्सा आपको दिख रहा है, ये सफेद वाला हिस्सा, उसको बोलेंगे जीव द्रव्य। ठीक है। कोशिका के भीतर का सारा तरल पदार्थ, यानी ये एक तरल पदार्थ के रूप में होता है। कौन? जीव द्रव्य। और ये जो बाहर की ओर दिख रही है ये क्या है? एक कोशिका झिल्ली है। क्या है? ये कोशिका झिल्ली है। आइए देख लेते हैं अब की जीव द्रव्य के बारे में। ठीक है। अब जीव द्रव्य में क्या होता है? जीव द्रव्य में एक होता है कोशिका द्रव्य और दूसरा होता है कोशिकांग। दोस्तों आपको बहुत डिटेल्स में लग रहा होगा लेकिन डिटेल्स नहीं है, इसे आप समझने की कोशिश कीजिए। जब समझेंगे तभी आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, नहीं तो भैया जीव विज्ञान आपको हमेशा रुलाएगा। ध्यान रखिएगा। तो जीव द्रव्य में एक कोशिका द्रव्य होता है और दूसरा क्या होता है? आपका कोशिकांग होता है। ठीक है। कोशिका द्रव्य कैसा होता है? ये तरल भाग होता है। कैसा होता है? ये तरल भाग होता है। लेकिन ये वही कोशिकांग जो होता है वो ठोस भाग होता है। कोशिका झिल्ली तथा केंद्रक झिल्ली के बीच भरे हुए तरल पदार्थ को कोशिका द्रव्य कहते हैं। यानी कि भैया ये है आपकी कोशिका झिल्ली और ये है
केंद्रक झिल्ली, ठीक है। और इसके बीच में जो भरे हुए होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं, कोशिका द्रव्य बोलते हैं, ठीक है। अगर हम कोशिकांग की बात करें तो जिसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ठीक है, राइबोसोम, ठीक है, ये सब जितने भी होते हैं ये क्या होते हैं, कोशिकांग होते हैं। ये कोशिका के अंदर तैरते रहते हैं। तो ये आपके सॉलिड पार्ट होते हैं और ये लिक्विड पार्ट होता है। कौन, कोशिका द्रव्य, ठीक है। अगर यहाँ पर हम देखें कोशिका द्रव्य और प्लस कोशिकांग दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या है, एक चीज समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये देखिए उपापचयन यानी मेटाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म होता क्या है। मेटाबॉलिज्म सजीवों के शरीर में होने वाली एक महत्वपूर्ण विशेषता है भैया, बहुत इंपॉर्टेंट विशेषता है, सबके शरीर में होती है। जीवों में जीवन यापन करने के लिए दिन भर में होने वाली रासायनिक क्रियाओं को उपापचयन कहते हैं। रासायनिक क्रिया जैसे कि पाचन हो रहा है, आपका गैस निकल रहा है, जितनी भी रासायनिक क्रियाएं, केमिकल रिएक्शंस हो रहे हैं, वही क्या है, मेटाबॉलिज्म है, ठीक है। ये क्रियाएं जीवों को बढ़ने और प्रजनन करने, अपनी संरचना को बनाए रखने के लिए, ठीक है, पर्यावरण के प्रति सजग रहने में मदद करती है। ये जो मेटाबॉलिज्म है आपको जीवों को आगे बढ़ाएगी, उसमें प्रजनन करने के लिए उत्तेजित करेगी और पर्यावरण के प्रति सजग रहेगी, किस तरह का चेंज हो रहा है पर्यावरण में, उसी तरह से ढलने के लिए बताती है मेटाबॉलिज्म। और मेटाबॉलिज्म के गुण क्या होते हैं, कोशिका के अंदर होने वाली महत्वपूर्ण गतिविधियां जैसे जैव रासायनिक क्रियाएं, ठीक है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं, ठीक है, यही क्या है, जैव रासायनिक अभिक्रियाएं हैं, ठीक है। तो उपापचयन के गुण क्या हो गया कि ये महत्वपूर्ण गतिविधियां होती हैं जो जैव रासायनिक अभिक्रियाएं करती हैं, ठीक है। अगला क्या है कि मेटाबॉलिज्म की क्या हो गया, मेटाबॉलिज्म की प्रकार। तो एक होता है आपका, एक क्या होता है, एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है कैटाबोलिज्म। एक होता है एनाबोलिज्म, एक होता है कैटाबोलिज्म। इसका मतलब क्या होता है, इस एनाबोलिज्म का मतलब होता है संश्लेषण होना यानी कि निर्माण होना, संश्लेषण होना यानी कि निर्माण होना, ठीक है। जैसे एमिनो एसिड एक ठो यहाँ पर है, एक ठो यहाँ पर है, दोनों मिलकर प्रोटीन का निर्माण करते हैं, दो एमिनो एसिड मिलकर प्रोटीन का निर्माण कर रहे हैं। वहीं कैटाबोलिज्म का मतलब होता है टूटना, किसी बड़े पदार्थ को उसके छोटे छोटे अणुओं में टूटना कैटाबोलिज्म होता है। एनाबोलिज्म जुड़ना होता है और ये क्या होता है, टूटना होता है। जैसे कि ग्लूकोज है, जब ग्लूकोज टूटता है तो CO2 प्लस H2O में टूट जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम देखेंगे एनाबोलिज्म में क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। उदाहरण में जैसे एमिनो अम्ल, विटामिन डी, छोटे एमिनो अम्लों से मिलकर प्रोटीन का बनना। छोटे छोटे जो एमिनो अम्ल होते हैं वो मिलकर क्या बनाते हैं, प्रोटीन बनाते हैं। वहीं कैटाबोलिज्म में क्या होता है कि ग्लूकोज टूटकर कार्बन डाइऑक्साइड और जल बनाता है। जैसे पाचन, पाचन क्या है, कैटाबोलिज्म है, श्वसन क्या है, कैटाबोलिज्म है, और उत्सर्जन क्या है, कैटाबोलिज्म है। तो जो मेटाबोलिज्म होता है दो प्रकार का होता है, एनाबोलिज्म और आपका कैटाबोलिज्म होता है, ठीक है। अब आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, श्वसन। अब देखिए श्वसन क्या है कि श्वसन जीव की वह प्रक्रिया है जिसमें भोजन के ऑक्सीजन के लिए वातावरण से, ठीक है, ऑक्सीकरण के लिए, सॉरी ऑक्सीकरण के लिए, ठीक, ऑक्सीडेशन के लिए वातावरण में ऑक्सीजन शरीर के अंदर ली जाती है और ऊर्जा मुक्त होती है तथा ऑक्सीकरण के दौरान उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के बाहर छोड़ दिया जाता है। तो श्वसन में क्या होता है कि बाहर से आप ऑक्सीजन अपने अंदर लेंगे तो अंदर जो है कि ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीकरण होगा, और ऑक्सीकरण के दौरान दो चीजें होगी, एक तरफ एनर्जी प्रोड्यूस होगी तो दूसरी तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो एनर्जी हमारे शरीर के लिए काम देगी और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाएगी। तो श्वसन समझ गए आप कि वातावरण से हम ऑक्सीजन लेंगे, वो ऑक्सीजन हमारे ऑक्सीकरण में काम देगी और ऑक्सीकरण जब होगा तो हमारे शरीर में एनर्जी बनेगी और दूसरी तरफ CO2 बनेगा। CO2 हमारे शरीर के लिए घातक होता है इसलिए वो शरीर से बाहर निकल जाएगा और एनर्जी हमारे काम में आ जाएगी। श्वसन की प्रक्रिया होती कैसे है, तो पहले हवा आती है, हवा का मतलब ऑक्सीजन नहीं होता है, हवा आएगी उसके बाद फिर
नाक में आएगी, नाक में आने के बाद श्वास नली में प्रवेश करेगी, श्वास नली से फेफड़े में जाएगा और फेफड़े में ही जो हमें ऑक्सीजन चाहिए, क्योंकि जब हवा लेते हैं तो उसमें बहुत सारी गैसें होती हैं, CO2 भी होता है, फिर उसके बाद नाइट्रोजन भी होता है, ऑक्सीजन भी होता है। तो फेफड़ा एक फ़िल्टर का काम करता है। एयर फ़िल्टर ऑफ ह्यूमन बॉडी इज़ नोन एज़ लंग्स, यानी कि फेफड़ा। तो फेफड़े से हवा ले ली जाएगी और बाकी सबको नाक से छोड़ दिया जाएगा। अब ये हवा जो है कि कहाँ जाएगा? अब ये हवा जो है कि खून उसको यानी ब्लड उसको लेके जाएगा, ठीक है? ऑक्सीजन को लेके जाएगा, ठीक है? अब ये ऑक्सीजन जाएगा ग्लूकोज के पास, कोशिका के पास ग्लूकोज होता है, उस ग्लूकोज को लेकर जाएगा। ग्लूकोज जो है कि C6H12O6 उससे ऑक्सीजन जुड़ेगा। जब ये ऑक्सीजन जुड़ेगा तो ये जाके अगेन एनर्जी H2O और CO2 में बदल देगा, ठीक है? और एनर्जी को ATP कहते हैं, ठीक है? एनर्जी को ATP कहते हैं, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट बोलते हैं। यह मुक्त ऊर्जा कोशिका द्वारा काम करने में ली जाती है, ठीक है? तो फिर एक बार प्रोसेस आप समझ लीजिए। हवा हवा नाक में पहुंची, नाक से श्वास नली में पहुंची, उसके बाद फेफड़े में पहुंची, उसके बाद खून में आई, खून में ऑक्सीजन मिला और ये ब्लड जो है कि ऑक्सीजन को लेके गया। फिर उसके बाद कोशिका के पास ग्लूकोज रखा हुआ है और उस ग्लूकोज में ऑक्सीजन जुड़ेगा। ऑक्सीजन जुड़ने के बाद ऑक्सीडेशन होगा यानी ऑक्सीकरण होगा। उसके बाद यहाँ से एनर्जी प्रोड्यूस होगी, एक तरफ जल निकलेगा और एक तरफ कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। तो जो हमारे काम की चीज़ है मेरे भाई, एनर्जी जो सबको चाहिए मरते दम तक, जब तक सांस रहेगी तब तक हमको ऊर्जा चाहिए। उस ऊर्जा का फॉर्म ATP के रूप में हमारे बॉडी में रहता है, जिससे हम एडिनो ट्राइफॉस्फेट कहते हैं। और यह ऊर्जा जो है कि हमारे काम में ली जाती है, ठीक है? नोट, ATP को मानव शरीर की मुद्रा यानी करेंसी कहा जाता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि मानव शरीर की मुद्रा किसे कहा जाता है? तो ATP को कहा जाता है, एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट को कहा जाता है। एक ATP पर जो मुक्त ऊर्जा होती है, एक ATP पर जो मुक्त ऊर्जा होती है वो कितनी होती है? 7.3 किलो कैलोरी प्रति मोल, यानी एक मोल में आपका 7.3 यानी 7.3 किलो कैलोरी ऊर्जा मिलती है। तो श्वसन कैसी प्रक्रिया है? तो ये श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है। श्वसन एक अपचयन प्रक्रिया है, ठीक है? तो यहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अब आइए समझ लेते हैं पोषण। देखिए ये सजीवों की विशेषता है। अगर सजीव हैं तो आप में श्वसन होना चाहिए, आप में पोषण होना चाहिए, ठीक है? तो देखिए पोषण, ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लिए गए भोज्य पदार्थों को पोषण कहा जाता है। ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लिए गए भोज्य पदार्थों को क्या कहा जाता है? पोषण कहा जाता है। पोषण कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कितने प्रकार के मेरे भाई? 2 प्रकार के। पहला स्वपोषण और दूसरा परपोषण। यानी एक होता है स्वपोषी, एक दूसरा होता है परपोषी। 2 प्रकार के जंतु होते हैं। तो स्वपोषी स्वपोषण करता है और परपोषी जो है कि परपोषण करता है। तो पोषण क्या होता है कि ऊर्जा प्राप्त करने के लिए लिए गए भोज्य पदार्थों को पोषण कहा जाता है। स्वपोषण में क्या करते हैं जो जीव होते हैं, स्वपोषण जो कहते हैं, जिन्हें स्वपोषी कहा जाता है, ये अपना भोजन स्वयं तैयार करते हैं। भैया दूसरे पर निर्भर नहीं होते हैं। छोड़ा सी यार भाई कुकरे खासा। तो जितने हमारे पौधे आसपास के हैं, शैवाल हैं, युगलीना है, ये सब अपना भोजन स्वयं बना लेते हैं भैया, किसी पर आश्रित नहीं होते हैं। वहीं हम इंसान जो आलसी होते जा रहे हैं, ये भोजन के लिए दूसरे पर निर्भर रहते हैं, जैसे जानवर, कवक, परजीवी, इंसान, ठीक है? तो ये क्या होते हैं? आपके परपोषी होते हैं, ठीक है? आइए आगे हम लोग देख लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या है? आपका उत्सर्जन है। क्या है? आपका उत्सर्जन है, ठीक है? उत्सर्जन क्या है कि सजीव शरीरों के निकलने वाले अपशिष्ट पदार्थों को उत्सर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं? उत्सर्जन। यानी कि जितना भी कचरा चीज है हमारे शरीर में ना, वो सब निकल जाएगा तो उसी को उत्सर्जन कहेंगे। और कचरा को अपशिष्ट पदार्थ कहा जाता है, ठीक है? उत्सर्जन एक अपचयन प्रक्रिया है, ठीक है? उत्सर्जन एक अपचयन प्रक्रिया है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है।
अब प्रजनन भैया, प्रजनन तो सब लोग जानते हैं कि प्रजनन क्या होता है। तो यह एक ऐसी जैविक प्रक्रिया है, ठीक है? प्रजनन हो रहा है, ये मत समझिए कि अपने से हो रहा है, एक जैविक प्रक्रिया, इसको करना ज़रूरी है, नहीं करेंगे तो आप नहीं जी पाएँगे। नए सजीवों का निर्माण तथा उनके माता-पिता के द्वारा उसे प्रजनन कहते हैं। नहीं, सजीवों का निर्माण करना उनके माता-पिता के द्वारा प्रजनन कहलाता है। सजीवों में यह प्रजनन 2 प्रकार का होता है। अब देखिए भैया, जो सजीव है ना, वो 2 प्रकार के होते हैं, ठीक है? उनके प्रजनन के आधार पर, एक होता है लैंगिक प्रजनन, एक होता है अलैंगिक प्रजनन। लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि प्रजनन अंगों के उपयोग से होने वाला प्रजनन, यानी कि इसमें नर और मादा दोनों आपस में मिलेंगे, मोटा-मोटी यही समझिए। अलैंगिक में नहीं मिलेंगे, ठीक है? तो प्रजनन अंगों के बिना जो होता है, वो क्या होता है? अलैंगिक प्रजनन होता है, ठीक है? अब देखिए संवेदनशीलता, संवेदनशीलता। सजीव अपने पर्यावरण के लिए बहुत ही संवेदनशील होते हैं। इसका मतलब यह है कि ये सभी सजीव अपने पर्यावरण में चारों ओर होने वाली सभी घटनाओं को महसूस कर सकते हैं तथा प्रतिक्रिया कर सकते हैं। यानी कि जितने भी सजीव हैं, पेड़, पौधे, ह्यूमन, इंसान, मछली, सब पर्यावरण के प्रति संवेदनशील होते हैं। गर्मी आए तो कैसे रहना है, ठंडा आए तो कैसे रहना है। अनुकूलन, अनुकूलन क्या होता है? इस प्रक्रिया के अनुसार कोई भी सजीव प्रजाति वातावरण में होने वाले उतार-चढ़ाव के हिसाब से खुद को ढाल लेता है। वही चीज़ हुआ कि जैसा गर्मी रहेगा तो गर्मी के हिसाब से, ठंडा होगा तो ठंडे के हिसाब से। और जीवन चक्र क्या है? स यह सभी जीवों के जन्म लेने से मरने तक के बीच की प्रक्रिया को दर्शाता है, जीवन चक्र। जीवन चक्र में क्या होता है कि पहले कोशिका आती है, कोशिका के बाद जाइगोट, उसके बाद भ्रूण का निर्माण होता है, उसके बाद जन्म होता है, उसके बाद बचपन, उसके बाद फिर किशोरावस्था, फिर वयस्क, फिर उसके बाद बुढ़ापा और उसके बाद मृत्यु हो जाती है। तो दोस्तों, ये जो पूरा का पूरा हमने आपको बताया, ये सजीवों की विशेषताएँ थी। क्या थी? सजीवों की विशेषताएँ थी। अब अगला जो हमारा चैप्टर स्टार्ट होगा कल से, यानी कि नेक्स्ट टाइम जब इसको पढ़ेंगे, तो हमारा अब कोशिका वाला पार्ट चैप्टर होगा, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। साइटोलॉजी यानी कोशिका विज्ञान। कोशिका को हम बेहतरीन ढंग से पढ़ने वाले हैं। आई होप कि ये पूरा का पूरा वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और अपने सपनों को साकार कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।